हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मित्रों, हम लोग बहुत दिन बाद मिल रहे हैं इस चैनल पर, लेकिन जो लोग नए हैं उनसे आज पहली बार मुलाकात होगी और हम पैरामीशियम के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, पिछले हम एनिमल फाइलम का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हमने यूग्लिना, प्रोटोजोआ में हम यूग्लिना का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आप पीछे सारे वीडियो को देख लीजिएगा। जो नए हैं वो पीछे के वीडियो को देखने के बाद इस कंटिन्यूअस इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, चीज़ें और अच्छे क्लियर होंगे और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने लिखा है पैरामीशियम। ठीक है, तो पैरामीशियम अर्थात स्लीपर एनिमल्स, स्लीपर जो एनिमल्स हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, पैरामीशियम। सबसे पहले इसके सिस्टमेटिक पोजीशन या क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो आइए लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, फाइलम। तो आप जान ही रहे हैं कि हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एनिमल फाइलम का। ठीक है, तो हमारा फाइलम क्या होगा, ठीक है, प्रोटोजोआ किंगडम। सॉरी, यहाँ हमने फाइलम की बात की तो हम किंगडम एनिमेलिया का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले फाइलम प्रोटोजोआ का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआ। तो हमारा जो यहाँ फाइलम है वो क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ। ठीक है, और सब फाइलम सीलियोफोरा। ठीक है, ऐसे प्रोटोजोन्स जिसमें क्या होते हैं, मूवमेंट सीलिया के द्वारा होता है, उसको सब फाइलम सीलियोफोरा में रखा गया है। क्लियर है। ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें सीलिया के द्वारा क्या हो, लोकोमोशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सीलियोफोरा के अंतर्गत रखा गया है। क्लास सिलिएटा, दैट मीन्स बॉडी बियरिंग हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सीलिया। ठीक है, तो यहाँ जो क्लास है वो क्या है, सिलिएटा है। ठीक है, होलोट्राइका। ठीक है, सब क्लास क्या है, होलोट्राइका। ठीक है, ऑर्डर हाइमेनोस्टोमेटिडा, हाइमेनोस्टोमेटिडा। ठीक है, सब ऑर्डर पेनिकुलेना। जीनस ऊपर देख ही रहे हैं आप, पैरामीशियम। ठीक है, और स्पीसीज की बात करें तो ढेर सारे स्पीसीज हैं, हम कॉर्डेटम की बात करते हैं। ठीक है, पैरामीशियम कॉर्डेटम। क्लियर है। ये तो हमारा था जनरल क्लासिफिकेशन, ठीक है, या सिस्टमिक पोजीशन। ठीक है, कुछ इसमें स्टार पॉइंट्स है फ्रेंड्स, उसको आप नोट कर लीजिएगा। इधर हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले क्या है, मैंने आपको बताया कि ऐसे प्रोटोजोन्स जिनमें सीलिया के द्वारा मूवमेंट होता है उसको हमने रखा है सीलियोफोरा के अंतर्गत। ठीक है, जो कि सब फाइलम है, फाइलम प्रोटोजोआ का। ठीक है, तो जितने भी प्रोटोजोआ हेल्प प्रोटोजोआ मूव विथ हेल्प ऑफ सीलिया। ठीक है, ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया के द्वारा क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, आर कॉल्ड सिलिएटा। ऐसे को हम क्या कह रहे हैं, सिलिएटा। और उसको इंक्लूड किया गया है सब फाइलम सीलियोफोरा में, एंड इंक्लूड इन सब फाइलम सीलियोफोरा। ठीक है, ये सीलियोफोरा के अंतर्गत रखा गया है। ये सब फाइलम है किसका, पैरामीशियम का। ठीक है, अगला मैंने आपको बताया था अपने पीछे वीडियो में, जो लोग पुराने हैं वो तो एकदम क्लियरली जान रहे होंगे, जो नए हों वो बता दूं कि पैरामीशियम में जो होता है वो हेट्रोमार्फिक या हेट्रोकैरियोटिक होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो 2 टाइप्स का पाया जाता है। एक छोटा न्यूक्लियस होता है और एक
बड़ा न्यूक्लियस होता है। बड़े वाले को हमने माइक्रो नाम दिया है, ठीक है, या माक्रो भी कह सकते हैं, और दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। माक्रो न्यूक्लियस पूरे ट्रॉफिक लेवल का होता है, पूरे बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गवर्न करने का काम करता है, जबकि माइक्रो न्यूक्लियस जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई, ठीक है, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सिलिएटेड प्रोटोजोन, मतलब जिसमें सीलिया पाया जाएगा उसमें क्या होंगे, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई पाए जाएंगे। हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियाई का मतलब एक छोटा न्यूक्लियस और एक बड़ा न्यूक्लियस। अभी इसकी चर्चा आगे भी हम करेंगे, और पीछे के वीडियो में भी जब कैरेक्टर पढ़ रहे थे हम प्रोटोजोन्स के, वहाँ भी हमने इस बात की चर्चा की थी आपसे, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियस और सिलिएटेड सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में क्या होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ एक यूनिक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है जिसको हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन मोस्टली अकर इन पैरामीशियम, ठीक है। तो अगला हम पॉइंट कह सकते हैं आपके लिए कि ए यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और उसका नाम क्या है, कॉन्जुगेशन। जब हम यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो आपको कॉन्जुगेशन डिटेल से बताएंगे क्या है। तो यहाँ एक जानिएगा कि ए यूनिक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है कॉन्जुगेशन अकर्स, दैट मीन्स पाया जाता है, ठीक है। कहाँ, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स में, या कह सकते हैं पैरामीशियम में। क्लियर है। चलिए जैसे आपने मछलियों में एक लाइन पढ़ा होगा, लेटरल लाइन सिस्टम, ठीक है, वो जैसे धारा रेखित शरीर जो कि आपके तैरने में सहायता करते हैं, इसी तरह से क्या एक सिस्टम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सिल्वर लाइन सिस्टम, ठीक है। याद रखिएगा पैरामीशियम के साथ सिल्वर लाइन सिस्टम जुड़ा होता है। तो कह सकते हैं कि सिल्वर लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सिल्वर लाइन सिस्टम is associated with पैरामीशियम, पैरामीशियम के साथ सिल्वर लाइन सिस्टम जुड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है इतना, देखिएगा आप। ठीक है, और जो यहाँ सबसे लार्जेस्ट और कॉमन स्पीसीज है पैरामीशियम की वो है कॉडेटम, ठीक है। तो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट एंड कॉमन स्पीसीज क्या है, वो कॉडेटम है, ठीक है। और कॉडेटम जो होते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं, जबकि और स्पीसीज देखेंगे अभी आगे हम चर्चा करेंगे, एक में 2 मैक्रोन्यूक्लियस एक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा कॉडेटम हैज 1 माइक्रोन्यूक्लियस एंड 1 माइक्रोन्यूक्लियस, मतलब एक बड़ा केंद्रक और एक छोटा केंद्रक पाया जाता है कॉडेटम में, और ये सबसे बड़ा और कॉमन स्पीसीज है पैरामीशियम का, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं और कैरेक्टर्स की बात करते हैं। चलिए आगे कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा और जो कि मतलब कि एक तरह के एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस पाया जाता है, वो स्पीसीज है पैरामीशियम कॉडेटम, ठीक है। कुछ और स्पीसीज हैं जिसमें हम न्यूक्लियस का डिफ्रेंशिएशन देख सकते हैं, दैट मीन्स उसमें एक से अधिक संख्या में भी माइक्रोन्यूक्लियस पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टार पॉइंट आपके लिए रहेगा फ्रेंड्स कि इसमें हम पढ़ते हैं पैरामीशियम, ठीक है, ऑरेलिया, पैरामीशियम ऑरेलिया हैज
2 माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, ऑरेलिया के पास क्या होते हैं, 2 छोटे वाले माइक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, हैज 2 माइक्रोन्यूक्लियाई। ठीक है, पैरामीशियम ऑरेलिया में क्या होते हैं, 2 माइक्रोन्यूक्लियाई पाए जाते हैं। क्लियर है। चलिए अगला हमारा स्टार पॉइंट है पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। ठीक है, पैरामीशियम मल्टी माइक्रो न्यूक्लिएटम। अब देखिए इसके जो स्पीसीज है, ये इस स्पीसीज के नाम से ही स्पष्ट है, मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम ना। तो स्पीसीज टर्म तो मान लीजिए स्पीसीज के लिए हो गया। यहाँ देखिए मल्टी माने बहुत सारे, माइक्रोन्यूक्लियस मतलब कि इसमें क्या हो, बहुत सारे माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाएं, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पैरामीशियम मल्टी माइक्रोन्यूक्लिएटम हैज मेनी माइक्रोन्यूक्लियाई। क्लियर है, इसके स्पीसीज के नाम से ही हम जान सकते हैं। ठीक है, तो हैज मेनी माइक्रोन्यूक्लियाई। क्लियर है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स आपके लिए रहेगी कि पैरामीशियम वर्सेरिया। ठीक है, ये एक ऐसा पैरामीशियम है जिसके अंदर सिम्बायोटिक रूप से जू क्लोरेला नामक एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी पाई जाती है। ठीक है, अब एल्गी है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, जिसकी सहायता से ये भी फोटोसिंथेसिस में भाग ले लेते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सिम्बायोटिक जू क्लोरेला। ठीक है, तो कह सकते हैं कि पैरामीशियम बर्सेरिया और एल्गी आप जानते कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं ना। तो पैरामीशियम बर्सेरिया इज ग्रीन। अब ग्रीन है किस लिए है ग्रीन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी जू क्लोरेला। ठीक है, ये कैसा है, सिम्बायोटिक एल्गी है जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं, पैरामीशियम बर्सेरिया में। सिम्बायोटिक एल्गी का मतलब है कि सजीवी, मतलब कि इससे आपके पोषण प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण में भी सहायता करते हैं, मतलब एक दूसरे दोनों को लाभ होता है। ठीक है, पैरामीशियम बर्सेरिया को भी और जू क्लोरेला को भी। क्लियर है। चलिए अब बात करें तो पैरामीशियम जो होते हैं वो होलोट्राइकस सिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं। ठीक है, तो बात करें तो पैरामीशियम, ये सब कैरेक्टर हैं, आप याद रखिएगा। कुछ स्टार पॉइंट बीच में आए हैं जैसे ये सब हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो यहाँ से मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि पैरामीशियम बर्सेरिया क्या होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन यूनिसेलुलर एल्गी, दैट मीन्स जू क्लोरेला। ठीक है, तो पैरामीशियम इज होलोट्राइकस। होलोट्राइकस सिलिएटेड प्रोटोजोआ। सिलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा फ्री लिविंग होते हैं और एक्वेटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट मीन्स जली रूप में ही ये पाए जाते हैं। ठीक है, इनका कल्चर भी किया जा सकता है मेथड के द्वारा जिसका नाम है पैरामीशियम इज कल्चर्ड बाय हे इंक्लूजन मेथड। ठीक है, हे इंक्लूजन मेथड के द्वारा इसका कल्चर किया जा सकता है। ये लाइन भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे कि किस विधि के द्वारा प्रोटोजोआ का कल्चर किया जा सकता है। ठीक है, तो वो हे इंक्लूजन मेथड के द्वारा पैरामीशियम का कल्चर किया जा सकता है। क्लियर है। चलिए
विजिबल टू नेकेड आई, ठीक है, स्लीपर शेप्ड होते हैं, या इसी को कह सकते हैं कि ये सिगार शेप्ड भी होते हैं, या फिर स्पाइंडल शेप्ड होते हैं। याद रखिए ये स्लीपर शेप्ड होने के कारण ही इनको स्लीपर एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और बॉडी जो होती है वो डिवाइड होती है डॉर्सल, वेंट्रल, पोस्टेरियर एंड एंटीरियर इंड में, ठीक है। बॉडी डिवाइडेड होती है एंटीरियर, पोस्टेरियर, डॉर्सल और वेंट्रल में। ये लाइन आप नोट कर लीजिएगा। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू anterior and posterior end, ठीक है, एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि पैरामीशियम में पाए जाने वाले कुछ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आपके पैरामीशियम में देखने को मिलेगा वो है ओरल ग्रूव, ठीक है। तो हमारी इसमें पहली हेडलाइन हम बना लेंगे ओरल ग्रूव की। ओरल ग्रूव, ठीक है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि ओरल ग्रूव आखिर है क्या, ठीक है। वेंट्रल साइड पे, बॉडी के वेंट्रल साइड पे क्या होते हैं कि स्पष्ट और तिरछा छिछले प्रकार का क्या होता है, खांच दिखाई देता है, ठीक है। वेंट्रल साइड पर सैलो मतलब छिछला, ठीक है, और प्रोमिनेंट मतलब बिल्कुल स्पष्ट क्या होते हैं, खांच दिखाई देता है, मतलब गड्ढा, पिट नुमा संरचना दिखाई देती है। उसी पिट नुमा संरचना को हम क्या कहते हैं, ओरल ग्रूव कहते हैं, ठीक है। और ओरल ग्रूव लीड टू वेस्टिब्यूल, इसके लीड मतलब सबसे आगे क्या है, ओरल ग्रूव है, और उसके पीछे क्या है, वेस्टिबल है। सपोज दैट जैसे माउथ, ठीक है, माउथ के फिर अंदर बक्कल कैविटी, इस तरह से कई संरचनाएं हैं भोजन को अंदर लेने के लिए। उसी तरह के पोर को हम क्या कह रहे हैं, ओरल ग्रूव के नाम से जान रहे हैं। तो कह सकते हैं कि क्या है ये, वेंट्रल सरफेस ऑफ द बॉडी bear a prominent oblique and shallow, ठीक है, डिप्रेशन दैट मीन्स गड्ढा या खांच, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे, कार्ड ओरल ग्रूव। इसी को हम क्या कह रहे हैं, ओरल ग्रूव के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड पर एक प्रोमिनेंट, स्पष्ट, तिरछे और क्या होते हैं, छिछले उभार, खांच दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, ओरल ग्रूव कहते हैं। अब बात करते हैं कि ओरल ग्रूव के पीछे क्या होगा, तो पीछे क्या होंगे, वेस्टिब्यूल पाए जाएंगे। वेस्टिब्यूल क्या है, कैविटी है, एक स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा से वेस्टिब्यूल क्या है, तो जैसे आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें वेस्टिब्यूल भी पाया जाता है, जो कि ओरल ग्रूव के ठीक पीछे होता है। तो कह सकते हैं कि ओरल ग्रूव लीड टू वेस्टिब्यूल,
और वेस्टिब्यूल क्या है? कैविटी है, मतलब खाली स्थान है, कि स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है। क्लियर है? ठीक है। अब ये वेस्टिब्यूल क्या है? बक्कल कैविटी के साथ जुड़ा होता है। बक्कल कैविटी, यू नो दैट इन आवर बक्कल कैविटी, दैट टाइप्स ऑफ बक्कल कैविटी प्रेजेंट्स इन पैरामीशियम। ठीक है, जैसे हमारे में दांत ये सब है, इससे रचना नहीं है, लेकिन उस तरह के बक्कल कैविटी का काम करता है। तो ये जो वेस्टिब्यूल हैं वो जुड़े होते हैं आपके बक्कल कैविटी के साथ। तो कह सकते हैं कि वेस्टिब्यूल कम्युनिकेट with buccal cavity having a basal mouth याद करिए, बेसल माउथ को हमने पीछे क्या कहा था? और साइटोस्टोम। ठीक है, इसी को हमने क्या कहा था? साइटोस्टोम कहा था, सेल माउथ को या बेसल माउथ को ही। ठीक है, सेल माउथ को साइटोस्टोम के नाम से कहा था। तो जो वेस्टिब्यूल्स होते हैं वो बक्कल कैविटी के साथ जुड़े होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? एक माउथ पाए जाते हैं या साइटोस्टोम पाए जाते हैं। क्लियर है? शरीर के चारों ओर एक महीन आवरण पाया जाता है जिसको हम पेल्किल कहते हैं। ये तो आप जानते हैं, इस युगलिना में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो ये पेल्किल क्या है? एक्सटर्नल इन्वेलप ऑफ बॉडी। पेल्किल इज एक्सटर्नल इन्वेलप ऑफ बॉडी। ठीक है, बॉडी का क्या है? ये एक्सटर्नल इन्वेलप, मतलब एक लिफाफे की तरह काम करता है, मतलब बाहरी आवरण है। ठीक है, यह क्या होता है? एक सिंगल सीलियम जो होता है वो पॉलीगॉन से निकलता है। अब यहाँ एक नया टर्म आया है, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है? कि उसमें छोटे छोटे कैविटीज पाए जाते हैं उसके लेयर में। ठीक है, जो बॉडी वाला आप देख रहे हैं उस लेयर में क्या होते हैं? छोटे छोटे कैविटीज पाए जाते हैं। उस कैविटीज के लेयर को हम एल्वियोलर लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उसी लेयर को हम क्या कह रहे हैं? पॉलीगॉन कह रहे हैं। ठीक है, और उसी पॉलीगॉन, वो क्या है? मिडिल लेयर है, और उसी मिडिल लेयर से क्या होते हैं? आपके सीलिया एराइज होते हैं। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सीलिया एराइज फ्रॉम पॉलीगॉन। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि ए सिंगल सीलिया या सिंगल रहे तो सीलियम एराइज फ्रॉम मिडिल ऑफ ईच पॉलीगॉन। ठीक है, मतलब एक सिंगल सीलियन कहाँ से? मिडिल, पॉलीगॉन के मिडिल से निकलता है। अब बात करते हैं पॉलीगॉन क्या है। तो पॉलीगॉन क्या है? पॉलीगॉन डिफाइंड बाई द रेगुलर सीरीज ऑफ कैविटीज। कैविटीज समझ ही रहे हैं आप, खाली स्थान। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एल्वियोली, जिसको नाम दिया गया है एल्वियोली। तो एल्वियोली का एक रेगुलर सीरीज पाया जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? पॉलीगॉन। और उसी पॉलीगॉन के मिडिल भाग से क्या होते हैं? आपके सीलियम या सीलिया एराइज होता है। क्लियर रहेगा ये? ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझते रहिएगा कि जो सीलियम निकलता है वो पॉलीगॉन के मिडिल से निकलता है। ठीक है, पॉलीगॉन क्या है? कि एक लेयर है, एक रेगुलर सीरीज है कैविटीज का, जो कि जिसको हम एल्वियोली कहते हैं। तो एल्वियोली की एक लेयर का सीरीज होता है जिसको हम क्या कह रहे हैं? पॉलीगॉन कह रहे हैं। ठीक है, और चूंकि सभी एल्वियोली आपस में मिलकर के लेयर का निर्माण करेंगे, इसलिए ऐसे लेयर को हम एल्वियोलर लेयर के नाम से जानेंगे। तो कह सकते हैं कि ऑल द alveoli collecting form a alveolar layer।
और सभी को सामूहिक रूप से हम क्या कह रहे हैं, एल्वियोलर लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा, और जो चीज़ें आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताया करिए। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, पहला स्ट्रक्चर हमने पैरामीशियम में पढ़ा कि ओरल ग्रुप पाया जाता है। अब हम दूसरे स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो दूसरा हमारा स्ट्रक्चर है सीलिया। ठीक है, तो आपने सीलिया के बारे में जाना है कि पूरे बॉडी के चारों ओर क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सीलिया कह रहे हैं। सीलिया आर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, या सीलिएटा की जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या करते हैं ये, तो इंटायर body is covered by numerous सीलिया। ठीक है, पूरी बॉडी क्या होती है, बहुत सारे सीलिया के द्वारा घिरी रहती है। ठीक है, याद रखिएगा, पूरे बॉडी में क्या होती हैं, जो सीलिया होते हैं वो यूनिफॉर्म होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं, बस उसके पोस्टीरियर एंड पे क्या होते हैं, सम सीलिया आपस में मिल करके एक टफ्ट मतलब कड़ा संरचना बनाते हैं, और कॉडल भाग पे मतलब पोस्टीरियर एंड दैट मीन्स कॉडल भाग पर, इसीलिए इसका नाम पैरामीशियम का जो इस स्पीसीज का नाम पड़ा है वो पड़ा है कॉडेटम। क्लियर है, मतलब पूरे जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे पैरामीशियम का, पूरे स्ट्रक्चर पर जो सीलिया होगा वो यूनिफॉर्म होगा, बस पोस्टीरियर एंड पर कुछ सीलिया ऐसे होंगे जो टफ्ट मतलब कठिन संरचना या कठोर संरचना का निर्माण करेंगे। इसी कारण इस स्पीसीज का नाम दिया गया है कॉडेटम। क्लियर है, याद रखिएगा। ठीक है, द लेंथ ऑफ सीलिया ठीक है, यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर अ फ्यू लॉन्गर सीलिया present at posterior end forming a caudal tuft। Hence, species name is called कॉडेटम। ठीक है, इसीलिए स्पीसीज के नाम को हम क्या कह रहे हैं, कॉडेटम के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये तो बात हुई सीलिया की। ठीक है, फिर बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। इसमें जो अगली हेडिंग होगी हमारी वो होगी साइटोप्लाज्म। ठीक है, और यहाँ जो साइटोप्लाज्म होता है फ्रेंड्स, वो दो भागों में बटा होता है, इक्टोप्लाज्म, ठीक है, और इंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो भागों में बटा होता है, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में। इक्टोप्लाज्म में दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, क्या क्या, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, इंफ्रासिलियरी सिस्टम, और दूसरा ट्राइकोसिस्ट। याद रखिएगा, जो इक्टोप्लाज्म होते हैं उसमें दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, इंफ्रासिलियरी मूवमेंट और ट्राइकोसिस्ट। ठीक है, और जो इंडोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, ये यहाँ से एक लाइन याद आप कर लीजिएगा, जैसे पैरामीशियम बर्सेरिया आपको बताया गया था पीछे। ठीक है, ये ग्रीन होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ
सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरोला। तो जो सिम्बायोटिक एल्गी जूक्लोरोला पाई जाती है वो पैरामीशियम बर्सेरिया के इंडोप्लाज्म में पाई जाती है। ठीक है, तो पैरामीशियम बर्सेरिया में जो सिम्बायोटिक एल्गी पाई जाती है, ठीक है, और वो कहाँ पाई जा रही है? इंडोप्लाज्म के अंदर, याद रखिएगा। ठीक है, और ये अभी मैंने आपको बताया कि जो एल्गी है जिसका नाम हमने यहाँ बताया आपको पीछे, जूक्लोरेला। जूक्लोरेला कैसा है? ये यूनिसेलुलर है और क्लोरोफिल बियरिंग, मतलब इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा। इसी कारण क्या होते हैं? पैरामीशियम बर्सेरिया आपको ग्रीन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो स्ट्रक्चर आपको मिले हैं इंफ्रासिलियरी सिस्टम। ठीक है, इंफ्रासिलियरी सिस्टम की बात करें तो इस इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो होते हैं वो दो भागों से मिलकर के बने होते हैं। नंबर एक, बेसल बॉडी। ठीक है, और दूसरा क्या है? काइनेटोडेस्मेटा। काइनेटोडेस्मेटा। ठीक है, याद रखिएगा इंफ्रासिलियरी सिस्टम जो होते हैं वो दो भागों से मिलकर के बने होते हैं, बेसल बॉडी और काइनेटोडेस्मेटा। बेसल बॉडी जो होती है इसको हम कह सकते हैं कि बेस ऑफ सीलियम। याद रखिएगा बेसल बॉडी क्या है? बेस ऑफ सीलियम। और काइनेटोडेस्माटा क्या है? तो काइनेटोडेस्माटा क्या है कि ये बेसल बॉडी के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, एसोसिएटेड विथ बेसल बॉडी। ठीक है, और एक फाइब्रिल बनाता है, मतलब एक रेशेदार संरचना बनाता है जिसको काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल के नाम से जानते हैं। काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल, याद रखिएगा। दो तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, बेसल बॉडी बेस ऑफ सीलियम है, और दूसरा काइनेटोडेस्माटा। काइनेटोडेस्मेटा क्या है? ये बेसल बॉडी के साथ जुड़ा होता है और एक लेयर का निर्माण करता है, और वो कैसा होता है? जालनुमा संरचना, फाइब्रिल होते हैं, इसलिए इसको काइनेटोडेस्मल फाइब्रिल के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक स्टार पॉइंट ऑफ फाइब्रिल से है, यहाँ आप नोट कर लीजिएगा कि जो काइनेटो नंबर ऑफ फाइब्रिल होते हैं ईच काइनेटोडेस्मेटा में, वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, और वो संख्या होती है 5। मतलब कि प्रत्येक फाइब्रिल में काइनेटोडेस्माटा की संख्या जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो द नंबर ऑफ फाइब्रिल इन ईच काइनेटोडेस्मा कह सकते हैं आप, रिमेन कांस्टेंट। और वो संख्या में कितनी होती है? 5। याद रखिएगा कि फाइब्रिल की संख्या काइनेटोडेस्मा में क्या होंगी? 5 होंगी, और प्रत्येक फाइब्रिल जो होती है उसमें क्या होते हैं? ये कांस्टेंट होते हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और फाइब्रिल जो होते हैं फ्रेंड्स वो हेल्प करते हैं, फाइब्रिल कोऑर्डिनेट विथ सिलियरी वीट एंड मूवमेंट। सिलियरी बीट का मतलब है कि सीलिया के हिलाने डुलाने में, और जब सीलिया हिले डुलेगा तो फिर क्या होंगे? वो आगे की तरफ बढ़ेंगे, दैट मीन्स मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फाइब्रिल्स क्या होते हैं? सीलिया के बीट में सहायता करते हैं और मूवमेंट में सहायता करते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लीजिएगा, फिर आगे हम बात करेंगे ट्राइकोसिस्ट की। नोट करिए। चलिए, एक टर्म आता है इसमें काइनेटी। तो काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्माटा दोनों को मिला करके हम कहते हैं काइनेटी, जो कि काइनेटी सभी सीलिएट का एक कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टर होता है।
ठीक है, याद रखिए, इसमें ज़्यादा कुछ डीप में नहीं जाना है आपको। काइनेटोसोम और काइनेटोडेस्माटा दोनों आपको आपस में मिला करके हम कहते हैं काइनेटी। ठीक है, तो अगली एक टर्म आता है इसमें जिसका नाम है, हमने बताया आपको, काइनेटी। ठीक है, और काइनेटी क्या है? काइनेटोसोम प्लस काइनेटोडेस्मेटा। ठीक है, दोनों को मिला करके हम क्या कहेंगे? काइनेटी। और मैंने आपको बताया कि काइनेटी क्या है। काइनेटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल सीलिएट। सभी सीलिएट्स का क्या होते हैं? ये मुख्य गुण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं ट्राइकोसिस्ट की। ठीक है, ओरिजिन क्या है इसकी? इक्टोप्लाज्म से ओरिजिन है ना, पीछे आपने पढ़ा था। ट्राइकोसिस्ट कहाँ से ओरिजिन है? इक्टोप्लाज्म से ओरिजिन है। ठीक है, तो ये क्या है? ये एनकरेज एंड डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जाने जाते हैं। दैट मीन्स सांस देने का काम करते हैं। तो एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। ठीक है, ये पैरामीशियम के एनकरेज और डिफेंस से संबंधित होते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले इलिस नामक साइंटिस्ट ने देखा था। फर्स्ट सीन बाई इलिस। क्लियर है? चलिए, इसमें इसका जो मैट्रिक्स होता है वो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन को रखता है। तो मैट्रिक्स कंटेन फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्राइकिनिन। ठीक है, उस प्रोटीन का हमने नाम दिया क्या है? ट्राइकिनिन। कहाँ पाया जाता है? ट्राइकोसिस्ट में, जो कि फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, फंक्शन आपने पढ़ा। फिर फंक्शन इसका क्या है? ऊपर आप हेडलाइन में ही जानोगे, ऑफेंस और डिफेंस का मतलब सुरक्षा और शिकार करने के लिए, ऑफेंस और डिफेंस। ठीक है, ऑफेंस और डिफेंस का इसका काम है। साथ ही साथ बात करें डिस्चार्ज ऑफ ट्राइकोसिस्ट is triggered by mechanical, chemical and electrical stimulation। ठीक है, चाहे किसी मैकेनिकल क्रिया के द्वारा या किसी केमिकल के द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेट के द्वारा क्या होते हैं? ट्राइकोसिस्ट ट्रिगर्ड होते हैं। दैट मीन्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा था ट्राइकोसिस्ट की बात हुई। चलिए, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें फ्रेंड्स, न्यूक्लियस, तो आपको शुरू में ही पता चला कि पैरामीशियम कैसे हैं? हेट्रोन्यूक्लियस हैं। दैट मीन्स हेट्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कैसा है ये? हेट्रोकैरियोटिक हैं। ठीक है, हेट्रोकैरियोटिक दैट मीन्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस प्रेजेंट इन पैरामीशियम। ठीक है, यहाँ आपको बस याद रखना है दो नाम। पहला है पैरामीशियम कॉर्डेटम, जिसकी चर्चा हम पूरे वीडियो में कर रहे हैं। पैरामीशियम कॉर्डेटम में क्या होते हैं? ये दो हेट्रोमॉर्फिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। दैट मीन्स एक मैक्रोन्यूक्लियस और एक माइक्रोन्यूक्लियस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए भी हो सकता है कि इसको याद रखना। दूसरा है पैरामीशियम ऑरेलिया।
ठीक है, पैरामीशियम ऑरेलिया। पैरामीशियम ऑरेलिया क्या होते हैं, इसमें 1 मैक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं और 2 आपके माइक्रोन्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक है, अब माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस की बात हमने पीछे कर ली है। माइक्रोन्यूक्लियस क्या होते हैं, पूरे बॉडी के, ठीक है, माइक्रोन्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो ये पूरे बॉडी के फंक्शन, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को गवर्न करने का काम करता है, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस जो होते हैं वो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो जो जेनेटिक कैरेक्टर होता है वो भी क्या होते हैं, आपके माइक्रोन्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि क्रोमोसोम कैसे होते हैं, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं कहाँ, माइक्रोन्यूक्लियस में। ठीक है, जबकि बॉडी के जितने भी सोमैटिक फंक्शन जितने भी होंगे वो सब गवर्न करने का काम कौन करेगा, मैक्रोन्यूक्लियस। याद रहेगा आपको। चलिए, अगली हमारी टॉपिक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स की होगी, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। पैरामीशियम को हम 2 वीडियो में पढ़ेंगे, आधे भाग को हमने यहाँ पढ़ लिया है और आगे भाग को हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हमारा वीडियो इसी पर समाप्त होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। जो भी चीज़ें आपको न क्लियर हुई हों उसको आप कमेंट बॉक्स में इंडिकेट कीजिए, हम उसको बाद में कमेंट बॉक्स में ही या फिर अगले वीडियो में उसकी थोड़ी सी चर्चा आपसे कर दी जाएगी। ठीक है, तो जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, और जो भी वीडियो आपको जैसा लगता है पीछे की वीडियो, इस वीडियो को देख करके आप उचित कमेंट दें। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।